हेलो एवरीवन, मैं शुएब अहमद आज आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रेटिना नर्सिंग एकेडमी के अंदर भोपाल के अंदर। और मेरे प्यारे साथियों, आज का लेकर के आए सेशन जिसमें कि आपको बहुत सारे एमसीक्यूज कराए जाएंगे और ये एमसीक्यूज आप सभी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन बन रहा है, अ पर्सन सीइंग अ डिजाइन ऑन द वॉलपेपर परसीव इट एज एन एनिमल। एक इंसान है, वो इंसान ने क्या किया, एक वॉलपेपर था, उस वॉलपेपर पे एक डिजाइन बना हुआ था, उस डिजाइन को उसने जानवर समझा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए डिल्यूजन, बी हेलुसिनेशन, सी इल्यूजन एंड डी है आइडिया ऑफ रेफरेंस। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां बताइएगा कि बोला जा रहा है एक वॉलपेपर पे कोई भी एक डिजाइन बना हुआ है, बट एक इंसान जब उसको देखता है वो डिजाइन ना दिख करके उसको एक ये लगता है कि ये कोई एनिमल है। ये क्या होता है? हम बात कर रहे हैं साइकेट्री की। साइकेट्री के अंदर जो एक नॉर्मल फंक्शनिंग होती है ना दिमाग की, वो सब ऑल्टर्ड हो जाती है। और जब ये ऑल्टर्ड हो जाएगी तो अजीब अजीब की चीजें आपको फीचर्स दिखने को मिलेंगे, जैसे कि ए डिल्यूजन, बी हेलुसिनेशन कहलाएगा ये, सी इल्यूजन एंड डी आइडिया ऑफ रेफरेंस। मेरे प्यारे साथियों, यहां चारों कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बट यहां आपको बोला गया एक डिजाइन को एनिमल समझा गया, यानी कि यहां पर आपकी गड़बड़ी जो हो रही है वो परसेप्शन की गड़बड़ी है साथियों। सबसे पहली बात आप समझें, परसेप्शन का मतलब होता है नजरिया, कि आप किस चीज को क्या समझ रहे हैं, किस चीज को आपका दिमाग क्या चीज समझ रहा है, इसको परसेप्शन कहते हैं। तो यहां तो परसेप्शन समझने में गड़बड़ी हो गई। तो आप देखें कि इसको कहा जाता है इल्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इल्यूजन कहा जाता है। अब देखिएगा इल्यूजन और बाकी की बीमारियां क्या होती है, एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको इल्यूजन। सबसे पहले इल्यूजन देखिएगा, अगर आपको किसी चीज को समझना है तो आपके पास पहले तो कुछ चीज होनी भी चाहिए ना, जिसको कहते हैं स्टिमुलाई, कि भाई मैं क्या समझना चाह रहा हूं, वो स्टिमुलाई कहलाता है। तो आपके पास स्टिमुलाई है। क्या है आपके पास? स्टिमुलाई है। अब आप इस स्टिमुलाई को रिसेप्टर के द्वारा देखेंगे। किसके द्वारा? जैसे कि आपकी आंखें हुई, कोई स्टिमुलाई है जिसने कान के द्वारा, आपके माने रिसेप्टर माने सेंस ऑर्गन के द्वारा देखा और सुना, समझा, और समझने के बाद ये ब्रेन जो होगा ना, इसको इंटरप्रिटेट करेगा कि अच्छा मैंने ये चीज देखी। चलिएगा, इल्यूजन में क्या होता है, आपने देखा कुछ और, दिमाग ने समझा कुछ और, माने कि यहां पर आपका मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो स्टिमुलाई होगा हम वो ना समझ करके दूसरा समझेंगे, इसको कहते हैं इल्यूजन कहते हैं। एक सवाल पूछा जाता है ये किस तरीके का डिसऑर्डर होता है, तो आप याद रखिएगा ये डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन कहा जाता है इल्यूजन को। रही बात दूसरी, आपके दूसरा कहलाता है जिसको कहा जाता है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन, तो प्यारे साथियों हेल्यूसिनेशन क्या होता है? याद रखना, ये भी आपकी समझ की प्रॉब्लम है। आप किस चीज को क्या समझ रहे हैं उसी की प्रॉब्लम है। बट यहां पर आपका कोई स्टिमुलाई नहीं होता, याद रखिएगा, स्टिमुलाई नहीं होता, कोई स्टिमुलाई नहीं होता, बट फिर भी आपका दिमाग जो होगा, ब्रेन जो होगा, वो कुछ ना कुछ समझेगा। जैसे कि मान लो बैठे बैठे आपको आवाज सुनाई दे रही है, अरे सर कोई आवाज दे रहा है, तो जाकर के देखेंगे आप, कोई नहीं है। कमरे के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है बट है कोई भी नहीं, ये आपका हेलुसिनेशन होता है। मींस विदाउट स्टिमुलाई, विदाउट स्टिम्युलाई, हमारा परसीव होना, दिमाग का परसीव करना। अब देखिएगा ये किस प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन देखिएगा, ऑडिटरी में आपको क्या आती है, आवाजें सुनाई देती है बट कोई भी आवाज देने वाला नहीं होता। करेक्ट। दूसरी बात आती है आपकी विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन में पेशेंट को दिखाई देता है कुछ ना कुछ बट होता कोई भी नहीं है, माने के विजुअल में दिखता है बट होता कुछ नहीं। थर्ड आपका होता है टेक्टाइल हेलुसिनेशन। गाइस, टेक्टाइल हेलुसिनेशन में ऐसा होता है कि शरीर पे, पेशेंट को ऐसा लगेगा मेरे शरीर पे कुछ चल रहा है, तो वो जब देखेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा शरीर पे, तो इसको कहते हैं टेक्टाइल हेलुसिनेशन।
टेक्टाइल के बाद मेरे प्यारे साथियों एक हेलुसिनेशन आता है जिसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन कहा जाता है। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है आपको स्मेल्स आती है, बहुत सारी स्मेल आएगी कि हाँ यहाँ पे कुछ बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, तो याद रखिएगा इन तरह की होती है बदबू आना, इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। और एक हेलुसिनेशन होता है जिसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी के बाद एक होता है गस्टेटरी हेलुसिनेशन। गस्टेटरी हेलुसिनेशन में आपको पेशेंट जो होगा उसको टेस्ट आता है, वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट आता है। जैसे कि सबसे मोस्ट कॉमन पूछा जाता है, अगर किसी को टेस्ट आ रहा है हेलुसिनेशन में, सबसे कॉमन टेस्ट कौन सा होता है, तो बताइएगा। सबसे कॉमन टेस्ट होता है बिटर टेस्ट, कड़वा कड़वा टेस्ट आपको मिलता है, बिटर टेस्ट। ठीक है, तो बिटर टेस्ट का मतलब क्या होता है, कड़वा टेस्ट आपको मिलेगा। तो ये आपके हेलुसिनेशन। चलिए जल्दी से दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है ये, अब आपने समझा है ना, अब जवाब दीजिएगा। अ मेंटल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन फील्स दैट लाइस आर क्रॉलिंग ऑन हिज आर्म बट एक्चुअली देयर आर नो लाइस ऑन हर स्किन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम। एक इंसान ने बोला, पेशेंट एक चीज बोल रहा है कि मेरे शरीर के ऊपर कुछ चल रहा है, बट जब खोल करके देखा गया, उसके आर्म्स को खोल करके देखा गया, उसकी स्किन पर कुछ भी नहीं पाया गया। ये क्या होती है? ए ऑडिटरी इल्यूजन कहलाएगा, बी ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहलाएगा, सी टेक्टाइल इल्यूजन कहलाएगा, या डी है टेक्टाइल हेलुसिनेशन। प्यारे साथियों यहां समझिएगा, यहां ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग दे दिए गए हैं, तो आपको समझना है कि क्या है। पहले तो यहां देखिएगा, 2 पॉइंट आपको देखना है कि पहली बात तो नो लाई ऑन द स्किन, कोई भी लाइस नहीं थी, यानी कि कोई भी लाइस मतलब नो लाइस माने के नो स्टिमुलाई, कोई स्टिमुलाई नहीं है। पहली बात तो यहीं क्लियर हो गई। जब कोई स्टिमुलाई नहीं होता तो अब हमें डिसाइड क्या करना है, इल्यूजन या हेलुसिनेशंस में तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहली बात तो याद रखिएगा, जब कोई स्टिमुलाई नहीं होता तो हम उसको क्या कहते हैं, हेलुसिनेशन कहते हैं। और अगर कोई स्टिमुलाई है और उसको हम गलत समझ रहे हैं तो उसको तो भाई हम क्या कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं। बट कोई स्टिमुलाई नहीं है तो हेलुसिनेशन है। दूसरी बात मैंने जस्ट अभी आपको समझाई थी कि आपके शरीर पे कुछ चले, क्रॉल हो, शरीर पे चले तो स्किन के द्वारा फील हो, उसको टेक्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, टेक्टाइल कहते हैं। तो आपके लिए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आप टेक्टाइल हेलुसिनेशन समझेंगे। तो यहां आंसर क्या जाता है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन जाता है। क्या जाता है साथियों, टेक्टाइल हेलुसिनेशन। ऑडिटरी इल्यूजन कुछ भी नहीं होता, ऑडिटरी हेलुसिनेशन यहां पे आवाजें आती है। टेक्टाइल इल्यूजन कुछ नहीं होता, स्किन पे कोई इल्यूजन नहीं होगा। टेक्टाइल इल्यूजन या टेक्टाइल हेलुसिनेशन मतलब आपके शरीर पे ऐसा लगेगा कि जैसे कि कुछ चीज चल रही है, उसको टेक्टाइल हेलुसिनेशन का नाम दिया जाता है। चलें आगे चलते हैं। जैसे कि अब ये आपके लिए एक डायग्राम लगाया गया है, इसको गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, इस डायग्राम को देखिए आराम से आपके लिए। अब आपको जब इस डायग्राम पे फोकस कर रहे हैं आप, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये घूम रहा है, क्या हो रहा है भाई, घूम रहा है। तो देखिएगा, जब आपको ऐसा लगे कि एक पर्टिकुलर चीज रियलिटी में नहीं घूम रहा, स्टिमुलाई है, रियलिटी में नहीं घूम रहा, बट लग रहा है घूम रहा है, इसी को इल्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, इल्यूजन कहा जाएगा। तो आप एक बात सतर्क रहें कि इल्यूजन का मतलब क्या होता है, कुछ है बट गलत समझना। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है फिर भी समझना। ये बातें क्लियर है। चलिएगा अगले पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आता है ये, आपका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों ये, ग्रैंडियोस डिल्यूजन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। देखिएगा एक नाम बोला गया, ग्रैंडियोस डिल्यूजन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। ए मैनिक डिसऑर्डर, बी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सी फोबिक डिसऑर्डर, एंड डी होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। पहली बात आप क्लियर रखिएगा
जब बोला जा रहा है डिल्यूशन, डिल्यूशन, इस डिल्यूशन का क्या मतलब होता है? इस डिल्यूशन का ये मतलब होता है एक यकीन का, गलत यकीन का दिमाग में बैठ जाना, इसको कहते हैं डिल्यूशन। फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ का बैठ जाना डिल्यूशन कहलाता है, जो अनशेकेबल होता है। तो आप याद रखिएगा, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ का बैठना डिल्यूशन कहलाता है। डिल्यूशन का मायने होते हैं, ये एक तरह की बीमारी होती है, थिंकिंग की, थॉट की, यकीन की बीमारी होती है। दिमाग में एक थॉट बैठ गया कि भाई ये काम है और वो सच में गलत काम है, बट दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये इस तरीके से। तो याद रखिएगा, डिल्यूशन का मतलब क्या होता है? फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। मान लीजिए कोई इंसान है, वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, बट आपके दिमाग में एक बात बैठ गई कि वो मुझे मारना चाहता है, वो मुझे मारना चाहता है। दुनिया ने उसको एक्सप्लेन भी किया कि ये तेरा भाई है या तेरी बहन है, नहीं मारना चाहते, बट वो मानता ही नहीं है। फॉल्स है, गलत चीज दिमाग में बैठी हुई और फिक्स बैठी हुई, तो इसी को डिल्यूशन कहते हैं। साथियों, यहां एक नाम बोला गया है, ग्रैंडियोस डिल्यूशन। क्या नाम दिया गया है? ग्रैंडियोस डिल्यूशन नाम दिया गया। ये ग्रैंडियोस डिल्यूशन जो है एक टाइप होता है डिल्यूशन का, जिसमें आप इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक्सपेंसिव डिल्यूशन। एक्सपेंसिव डिल्यूशन। अब देखो होता क्या है ग्रैंडियोस डिल्यूशन में, एक इंसान जो अपने आप को महाराजा समझेगा, बहुत बड़ा एक आदमी समझेगा, बट असलियत में वो कुछ भी नहीं होता। अपनी वाहवाही करेगा कि नहीं मैं इतना बड़ा आदमी हूं, इतना खतरनाक आदमी हूं, मैं ऐसा आदमी हूं, बट सच्चाई देखोगे तो वो उसके बाद बिछड़ेगा, वह कुछ भी नहीं है। वो बोलता है मेरे पास बहुत पैसा है, वो सच्चाई देखोगे कुछ भी नहीं है। ग्रैंडियोस डिल्यूशन बोला जा रहा है। ग्रैंडियोस डिल्यूशन किस चीज में देखता है एक इंसान अपने आप को बड़ा? किस में बताएगा? ए मेनिया के अंदर भी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर, सी होता है फोबिया के अंदर, एंड डी होता है एंजाइटी के अंदर। अब बताइएगा किसके अंदर एक इंसान अपने आप को महान समझेगा? याद रखिएगा, यहां पर जो महान समझने का काम होता है वो मेनिया में चलता है। किस में चलता है साथियों? यहां मेनिया में चलता है। देखिएगा, समझें कैसे। ये मेनिया की बीमारी जो होती है, इसको कहते हैं मूड की बीमारी, मूड डिसऑर्डर। क्या कहते हैं भाई? मूड डिसऑर्डर। जो लोगों के अंदर, आप याद रखिएगा, सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। मैं आपको यहां समझाता हूं मेनिया में क्या होता है, बाकियों में क्या होता है। मूड की बीमारी जिसमें सीरोटोनिन जो है ये बढ़ जाए, तो आपका पेशेंट कभी भी सीधे तरीके से नहीं रहेगा, वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी करेगा, बहुत खुश रहेगा, उचकेगा, उसका मूड चेंज हो जाएगा। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं, मेनिया का पेशेंट जो होता है, इसमें ट्रायड ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ट्रायड ऑफ सिम्टम्स जैसे कि एक तो उसका मूड जो है एलिवेटेड मूड मिलेगा। कैसा मूड मिलेगा? एलिवेटेड, बहुत खुशनुमा मूड मिलेगा, बहुत खुश कि आज तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। दूसरी बात याद रखना, जैसे कि मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं कि एक इंसान को इस तरीके से समझिए, मूड वाला मेनिया वाला पेशेंट कैसे होगा। आपको मान लीजिए 1 रुपया मिला तो खुशी कम होगी, और आपको 1000 करोड़ रुपया मिला तो आपका खुशी का क्या लेवल होगा? वैसा ही लेवल होता है इन मेनिया वालों का, कि मेनिया वालों का मूड एलिवेटेड हो गया, और जब इतना पैसा मिला तो दिमाग में आपको क्या होगा? अरे यार आज मैं ये भी काम करूंगा, वो भी काम करूंगा। तो माने के आइडियाज जो है उसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज देखने को मिलेंगे, एक के बाद एक बहुत सारे आइडियाज देखने को मिलेंगे। फ्लाइट ऑफ आइडियाज भी आते हैं। और जब किसी का मूड बढ़िया होता है तो शरीर उसका चुपचाप नहीं बैठता, शरीर उसमें क्या करेगा? मूवमेंट देगा, अरे मैं ये भी काम करूंगा, मैं वो भी करूंगा। तो यानी कि साइकोमोटर एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। अब प्यारे साथियों, यहां एक बात को याद रखें, मेनिक डिसऑर्डर में आपको ये तीनों चीजें मिल रही है। अब जब तीनों चीजें हो रही है, एलिवेटेड मूड हो रहा है, तो मूड के अंदर एक इंसान बड़ी बड़ी बातें कर देता है, तो इसीलिए आपको डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलता है। अपने आप को महान बताना, बहुत बड़ा आदमी बताना, ये होता है। सेकेंड बीमारी आपकी कहती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये बनी है 2 बीमारियों से मिलकर, एक तो होती है ऑब्सेशन, दूसरा होता है कंपल्शन। ऑब्सेशन का मतलब है आइडिया, थॉट का बार बार आना। कंपल्शन का मतलब होता है जो आइडिया आपके दिमाग में आया उसको बार बार करना, यानी कि किसी एक्ट को बार बार करना। हाथ गंदे हैं मेरे, मान लीजिए हाथ गंदे, दिमाग में एक थॉट आया तो मैं हाथ धोने जाऊंगा, फिर दिमाग में थॉट आया हाथ गंदे हैं मेरे, फिर मैं वापस धोने जाऊंगा,
फिर दिमाग में आइडिया आया, फिर हाथ गंदे हैं मेरे, फिर दिमाग में वापस जाऊंगा, धोने जाऊंगा। तो अब याद रखिएगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आपके दिमाग में एक थॉट आता है, उस थॉट को बार बार आप करते हैं। क्यों करते हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, मेरे हाथ गंदे, घबराहट, उस घबराहट में आप धोने चल जाएंगे। चलिएगा, इसके बाद आता है फोबिक डिसऑर्डर। फोबिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? फोबिया का मतलब होता है फियर, क्या? डर का होना। अब डर क्या है भाई? फोबिक डिसऑर्डर में डर ऐसी चीज से है जो दुनिया के लिए नॉर्मल है। क्या है भाई? दुनिया के लिए नॉर्मल है ऐसी चीज से डर होना। आपने छोटी सी आग जलाई, इतनी सी आग जली, उससे कुछ क्या हो जाएगा, बट उस इंसान की नजर में बहुत बुरी बात हो गई। ह्यूमन बींग्स हैं, सब इंसान हैं, इंसानों के बीच में अब आप जा रहे हो और इंसानों से ही डर रहे हो, तो ये फोबिया होता है। माने जिस चीज से नहीं डरना उससे भी डर रहा है, वो फोबिया कहलाएगा। ठीक है। एंजाइटी, एंजाइटी क्या चीज है भाई? एंजाइटी पे समझिएगा, एंजाइटी का मतलब होता है, देखिएगा, एक तो होता है फियर। एक पिंजरे के अंदर आपने शेर था एक पिंजरे में, उस पिंजरे में आप चले गए, उस पिंजरे में कूद गए, तो जब पिंजरे में कूदोगे तो शेर के सामने तो डरना जायज है, तो ये तो होता है डर, फियर। एंजाइटी का मतलब होता है, कई लोगों को सुना होगा, वो बोलते हैं सर मुझे दिल घबरा रहा है, बेचैनी, और ये पूछते हैं क्या हुआ? सर पता नहीं क्या है, क्यों दिल घबरा रहा है? बस दिल घबरा रहा है, अंदर से टेंशन हो रही है। याद रखिएगा, एंजाइटी के पीछे साइकेट्री में कोई रीजन नहीं होता कि क्यों घबरा रहा है, इसी को एंजाइटी कही जाती है, याद रखिएगा। तो हमें पूछा गया था ग्रैंडियोस डिल्यूजन किस में देखा जाता है? आपके मेनिया में देखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है ये, चलिएगा, कुछ फंडामेंटल के भी क्वेश्चंस हैं, कुछ गायनिक के भी हैं। Which of the following condition would the nurse recognize as contributing to the development of respiratory acidosis? Guys, यहां सवाल आया आपका, कुछ कंडीशन बताइए जिससे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। एसिड बेस का है ये क्वेश्चन। किसका है क्वेश्चन? एसिड बेस का क्वेश्चन है। अब आपके लिए बहुत क्वेश्चंस आएंगे, डील कीजिएगा। ए एम्फाइसीमा होगा, बी हाइपर वेंटिलेशन होगा, सी डायरिया, एंड डी एक्कालेसिया की कंडीशन। पूछा जा रहा है कौन सी कंडीशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज करती है, तो आपको जवाब क्या देना होगा? समझिएगा, मैं एक ही कॉन्सेप्ट में एसिड बेस क्लियर कर देता हूं आपका, क्या एसिड बेस किस प्रकार से होगा। देखिए, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, सिंपल सी ट्रिक चलती है। सबसे पहले तो आपको ये P और H लिखने का मतलब समझ में आना चाहिए। इसको कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पहले तो नाम याद करते जाइएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा और अपने आप सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे, ठीक है। अब एक पीएच स्केल का नाम सुना होगा आपने, पीएच स्केल, जो कि ऐसी स्केल होती है जो कि 0 से चालू होगी, 14 तक रहेगी। 7 पे जो पॉइंट होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे की तरफ जाओगे तो एसिड कहलाता है, 7 से ऊपर जाओगे तो बेस कहलाएगा। इतने पॉइंट क्लियर है गाइस? अब क्या होता है, हमें एक पता होना चाहिए, ब्लड का पीएच कितना है गाइस? ब्लड पीएच, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एसिड बेस का। जैसे कि ये स्केल जो होती है आपकी पीएच की स्केल, इसमें 7 है पॉइंट, और हमारा ब्लड का पीएच होता है 7.35 से 7.45। क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा आपका ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 है, ये एसिडिक होगा या एल्कलाइन होगा? तो याद रखिएगा, ये स्लाइटली एल्कालाइन होता है। कैसा होता है? स्लाइटली एल्कालाइन होता है। ये बात क्लियर है गाइस? अब देखो कैसे हमें सॉल्व करना है। कभी भी एसिड है, बेस है, ये पूछा जाए तो 7.35 से ये वैल्यू याद करते जाओ, 7.45 की पीएच है। अगर आपकी पीएच 7.35 से नीचे जा रही है तो उसको मानते हैं एसिड है, एसिडिक बन रहा है। 7.45 से ऊपर मिले पीएच तो ये बेस है, यानी कि एल्कालाइन है। अब देखिएगा, ये एसिड बेस का क्राइटेरिया को 2 तरीके से बांटते हैं। जैसे कि आपको बोला जाए ना, एसिड और बेस के बारे में समझाइएगा,
हमारे शरीर में एसिड और बेस दो तरीके पे बनते हैं, एक होता है रेस्पिरेटरी और दूसरा होता है आपका मेटाबॉलिक। एक तो आपका होता है रेस्पिरेटरी, दूसरा होता है मेटाबॉलिक। एसिड बेस का समझिएगा। अब देखें, अगर आपको रेस्पिरेटरी कौन से पैरामीटर है और मेटाबॉलिक कैसे होगा, ये कैसे समझ में आएगा? सबसे पहले दोनों के अंदर एसिड बेस पता करना है ना आपको। पीएच, ब्लड की पीएच को पहचानना। क्या पहचानना है भाई? सबसे पहली बात पीएच ऑफ ब्लड को पहचानना है, ठीक है। दूसरी बात, रेस्पिरेटरी में एक चीज और ढूंढते हैं जिसको कहते हैं PaCO2, ठीक है। अगर मुझे मेटाबॉलिक को पहचानना होता है तो मैं क्या करूंगा? पीएच ढूंढूंगा। पहले तो पीएच ऑफ ब्लड ढूंढूंगा और पीएच ऑफ ब्लड के बाद मेटाबॉलिक में PaCO2 नहीं ढूंढते, मेटाबॉलिक के अंदर आप बाइकार्बोनेट का लेवल ढूंढते हैं, HCO3 माइनस को देखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब देखो होता क्या है, यहां पर इनकी वैल्यू को याद करिएगा। जैसे कि PaCO2 की वैल्यू होती है 35 से 45, ठीक है। SCO3 की वैल्यू होती है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब यहां समझें, अगर 35 से नीचे की तरफ जा रही है वैल्यू, CO2 जो है कम हो रही है, तो ये एल्कालाइन बना रहा है, कंडीशन एल्कालोसिस की कंडीशन होगी। PaCO2 45 से ऊपर जा रहा है तो ये एसिडिक होती है कंडीशन। एसिड क्यों बनता है भाई? क्यों बन रही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लंग्स में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही। अब कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ने का कारण क्या था? कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एम्फाइसीमा हुआ और बहुत सारा निमोनिया हुआ, जिससे कि डिफ्यूजन गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारे शरीर में से पानी निकलता है लंग्स के द्वारा, तो ये दोनों मिलकर के एक एसिड बनाते हैं जिसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड, H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड ही लंग्स में जाकर के डिपॉजिट होता है और एसिडोसिस बनाता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब देखो, कार्बोनिक एसिड की एक खासियत होती है, ये लंग्स में रहेगा और जब ऑक्सीजन मिलेगी ना तो ये पेट्रोल की तरह उड़ता है, भाप बनता है, तो ये भाप बन करके उड़ जाएगा। तो यहां कार्बोनिक एसिड के बारे में एक बात नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वॉलेटाइल होता है, भाप बन के उड़ता है। तो यहां सवाल के तौर पे आपसे पूछा गया था कि रेस्पिरेटरी कंडीशन है क्या, ऐसा क्यों? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन है, वो क्यों होती है? एम्फाइसीमा, हाइपरवेंटिलेशन, डायरिया, एकालेसिया। तो याद रखिएगा, एम्फाइसीमा की वजह से। एम्फाइसीमा का मतलब है गैसेस, लंग्स एल्वियोलाई जो होगा, इस एल्वियोलाई में आपकी गैसेस जो है वो, ये एल्वियोलाई है, देख रहे हैं काला काला हिसाब, यहां पर देखिएगा इन एल्वियोलाई के अंदर, बिल्कुल याद रखिएगा, एल्वियोलाई जो है इसमें गैसेस का डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा। तो जब गैसेस का डिफ्यूजन नहीं होगा तो CO2 बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, पानी के साथ कंबाइन होगी और दोनों कंबाइन होकर के H2CO3 बनाएंगे, जिसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो जब जब आपके डिफ्यूजन, गैसेस के डिफ्यूजन में गड़बड़ी होगी, तब तब आपके कार्बोनिक एसिड बनेगा, और कार्बोनिक एसिड जब बना तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बनता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से या रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस से दो तरीके से पता लगेगा। एक तो ब्लड की पीएच चेक कर लेना, पीएच किस डायरेक्शन में जा रही, 7.35 से कम है या ज्यादा है। दूसरी बात, आपको PaCO2 से पता लगता है, इन दो से। यहां पीएच से तो आपको पता लगता है एसिड है या बेस, बट PaCO2 से पता लगता है ये रेस्पिरेटरी है, ठीक है गाइस। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है ये। अब आते हैं आपके लिए सवाल। ये सवाल कुछ इस प्रकार से आएंगे और आपको डील करना आना चाहिएगा जो जो पैरामीटर मैंने बताए। सवाल आ रहा है आपका, एन ABG एनालिसिस रिपोर्ट शो pH 7.20। एक ABG एनालिसिस की रिपोर्ट है जो बता रही है pH, देखते जाइएगा, यहां साइड में लिखते जाइएगा, pH 7.20। PCO2 की मात्रा बता रहे हैं,
CO2 की मात्रा बता रहे हैं 35, HCO3 की मात्रा बता रहे हैं 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब देखो पहली बात तो पीएच से पता लगता है एसिडिक है या एल्कालोसिस है। ठीक है, पहली बात पीएच हम जानते हैं, हमारे ब्लड की पीएच होती है 7.35 से 7.45। अब मुझे बताइएगा 7.35 से नीचे की तरफ जा रही है तो एसिडिक है, पहली बात यहां क्लियर हो गई, एसिडिक। अब हमें ढूंढना है सर कि हमें पूछा गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, एल्कालोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्या होगा आपको ढूंढना है। एसिडोसिस का तो हमें पता लग गया कि 7.35 से नीचे है वैल्यू तो ये एसिड है, एसिडोसिस बन रहा है। अब बोला ये जा रहा है कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी के अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब यहां देखना PaCO2 35 है, नॉर्मली कितनी होती है 35 से 45 होती है, माने के नॉर्मल रेंज में। ये तो बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, नॉर्मल कितने होते हैं 22 से 27 होता है। भाई यहां देखिएगा 20 आ रहा है, यानी कि 22 से नीचे की तरफ जा रहा है। और जब बाइकार्बोनेट कम होते हैं यानी कि बेस कम होगा तो एसिड की तरफ जाएगा ना, बेस कम होते हैं एसिड की तरफ जाएगा। तो बाइकार्बोनेट की बात मैंने बताई थी कि ये वाला PaCO2 तो रेस्पिरेशन का पैरामीटर है, बाकी SCO3 जो होता है ये बेस ये आपका मेटाबॉलिक पैरामीटर है। तो दो बात क्लियर हुई, पहले पीएच चेक करना, पीएच से पता लगा क्या है एसिड, क्या है भाई एसिड है। फिर हमने बेस का देखा कि भाई SCO3 मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी, तो हमें पता लगा मेटाबॉलिक है। तो यहां आंसर क्या जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या जाने वाला है साथियों मेटाबॉलिक एसिडोसिस। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन आ रहा है चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन मींस, बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन। चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ए हाइपर एपनिया, बी हाइपर एपनिया विथ एपनिया, सी नॉर्मल ब्रीथिंग एंड डी होता है टिकपनिया। अब देखिएगा क्या होता है, यहां बोला जा रहा है चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ये एक तरह की पैथोलॉजिकल रेस्पिरेशन है, बीमारी में देखी जाती है। बोला ये जा रहा है चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन हो रही है, ये इसका पैटर्न क्या होगा। अब देखो पैटर्न समझना, बहुत प्यारा सा पैटर्न है इसका। चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन का मतलब होता है हाइपर एपनिया विथ एपनिया, नॉर्मल ब्रीथिंग विथ टेकिपनिया। अब देखें यहां क्या होता है, हमारी रेस्पिरेशन कुछ इस प्रकार से होती है, हम जितना इंस्पायर करते हैं उतना एक्सपायर, इंस्पायर एक्सपायर, इंस्पायर एक्सपायर, इंस्पायर। ये है नॉर्मल रेस्पिरेशन। क्या है नॉर्मल रेस्पिरेशन है, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसी नॉर्मल रेस्पिरेशन का एक क्वेश्चन में नाम भी पूछा गया था जिसको कहते हैं यूपनिया। यूपनिया नॉर्मल रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं यूपनिया कहते हैं। अब यहां क्या होता है समझना, चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में होता है हाइपर एपनिया विथ एपनिया। ये क्या चीज है देखिएगा, हाइपर एपनिया विथ एपनिया का मतलब होता है, समझें आपकी नॉर्मल रेस्पिरेशन कुछ इस प्रकार थी, हम सब जानते हैं कुछ इस प्रकार से, जितना इंस्पायर करते थे, ये इंस्पायर करते थे उतना ही हमारी हवा लंग्स से निकल जाती थी, एक्सपायर होती थी, एक्सपायरेशन होता था। करेक्ट। अब देखिए हो क्या रहा है, पैथोलॉजिकली यहां पर हमने हल्की सांस से चालू करेंगे, ठीक है, हल्की सी सांस ली। अब ये सांसें जो हैं ये गहरी होती चली जाएगी, डेप्थ में बढ़ती चली जाएगी, फिर एक टाइम आएगा जब ये पॉज में चली जाएगी, फिर गहरी सांसें आती जाएगी, हाइपर एपनिया आता जाएगा, फिर वापस एक एपनिया आ जाएगा। माने कि आप जो सांस लोगे वो इस प्रकार से लोगे, छोटी सा पॉज, फिर वापस पॉज, माने कि यहां पर आपकी लगातार सांस जो है वो बढ़ती जा रही है, क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बीच में एक एपनिया आ जाता है। एपनिया का मतलब क्या आता है भाई, स्टॉपेज आ जाता है, रुकावट आ जाती है, रुक जाती है सांसें, फिर वापस ये एपनिया टेम्पररी है, परमानेंट एपनिया नहीं है कि जो हमेशा के लिए बंद हो जाए। सांसें बढ़ना चालू हुई, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते डेप्थ बढ़ती चली गई, फिर एपनिया आ गया, फिर वापस हाइपर एपनिया की कंडीशन आ गई, सांसें वापस बढ़ने लगी, इसको कहते हैं हाइपर एपनिया। तो कंडीशन देखिएगा यहां क्या बोला गया था आपको, यहां आपको बोला गया था ऐसी चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में क्या होता है,
हाइपर एपनिया का तो मतलब है लगातार बढ़ रही है, बट एपनिया भी तो हो रहा है ना बीच में। हाइपर एपनिया के साथ एपनिया पाया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात जो चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन की होती है। क्लियर है गाइस? चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। यहां आपका अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ इंटेंशनल टॉट इंक्लूड। एग्जाम्पल ऑफ इंटेंशनल टॉट क्या होता है? ए माल प्रैक्टिस एंड असॉल्ट, बी माल प्रैक्टिस एंड नेग्लिजेंस, सी फॉल्स इम्प्रिजमेंट एंड बैटरी, डी नेग्लिजेंस एंड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। साथियों सबसे पहले बात समझेंगे टॉट क्या होते हैं। टॉट देखो, टॉट का मतलब होता है, टॉट का मतलब होता है अनलॉफुल एक्ट। अनलॉफुल एक्ट, एक गैर कानूनी हरकत करना, एक गलत हरकत करना जिसकी सजा मिले आपको, ऐसी हरकत करना उसको टॉट कहते हैं। अब देखो दो तरीके से टॉट होता है। एक टॉट तो कहलाता है इंटेंशनल और दूसरा होता है अनइंटेंशनल। एक तो होता है इंटेंशनल, दूसरा होता है अनइंटेंशनल। इंटेंशनल माने कि जानबूझ करके गलत हरकत कर रहे हो, तो यानी कि उसको क्या कहेंगे? इंटेंशनल कहते हैं, यानी कि मुझे जानबूझ करके मैंने कोई गलत हरकत की, इंटेंशनल। अनइंटेंशनल मतलब भूल करके गलती से हरकत हो गई, वो अनइंटेंशनल। जैसे कि आपकी दो होते हैं, माल प्रैक्टिस और आपका नेग्लिजेंस। ये दोनों गलती से हो जाते हैं, सर मुझसे गलती से हो गया। माल प्रैक्टिस होती है, नेग्लिजेंस होती है कि सर हम भूल गए थे, नेग्लिजेंस के चक्कर में हमसे गलती से हो गया। बात रही इंटेंशनल की। अब देखिए यहां माल प्रैक्टिस एक तरह का इंटेंशनल नहीं अनइंटेंशनल टॉट होता है। असॉल्ट आपका एक तरह का क्या है? इंटेंशनल टॉट है। इंटेंशनल असॉल्ट का मतलब होता है मारपीट करना, किसी की बॉडीली इंजरी करना, बॉडीली शरीर को चोट पहुंचाना असॉल्ट कहलाता है। यहां माल प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस सही से नहीं कर पाए, पेशेंट को जो केयर देनी थी वो नहीं दे पाए। नेग्लिजेंस माने कि आपने लापरवाही कर दी। तो दोनों तो आपका क्या है? अनइंटेंशनल है। बात तो पूछ रहे हैं इंटेंशनल होना चाहिए, ठीक है। सी बोला गया फॉल्स इंप्रिजमेंट का होना, आपने किसी को पकड़ करके जेल में डाल दिया, फॉल्स इंप्रिजमेंट कर दिया। साथ के साथ आपने बैटरी का मतलब क्या होता है? बैटरी का मतलब होता है किसी को गलत तरीके से छूना, इंटेंशनली टचिंग करना। क्या करना? इंटेंशनली टचिंग करना। इंटेंशनली टचिंग करना, जैसे होते हैं ना कई लोग होते हैं जो मेल जो होंगे फीमेल को टच करेंगे, फीमेल मेल को टच करेंगी, इंटेंशनली टचिंग करना। नेग्लिजेंस एक तरह का अनइंटेंशनल है। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी मतलब कोई बात कर रहा है तो हम जा करके उसकी बातों को सुन रहे हैं, उसकी प्राइवेसी में दखल डालना। तो प्राइवेसी में दखल डालना तो इंटेंशनल होता है, बट नेग्लिजेंस अनइंटेंशनल है। अब देखो यहां पर भी एक इंटेंशनल एक अनइंटेंशनल डाल दिया, दोनों अनइंटेंशनल डाल दी। यहां पर एक इंटेंशनल दूसरा अनइंटेंशनल। ये वाला जो है यहां पर पूरा का पूरा इंटेंशनल टॉट है, जो आपने जानबूझ करके किया है। क्या किया है? जानबूझ करके किया है। तो आप याद रखिएगा, इंटेंशनल टॉट का एग्जाम्पल आपका पूछा गया तो आप याद रखिए, बैटरी मतलब जानबूझ करके छूना, फॉल्स इंप्रिजमेंट किसी को जानबूझ करके हिरासत में डाल देना, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के सामने गाइस। आपका अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर यूज्ड इनटू ऑटोक्लेव फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन। कितना टेम्परेचर होता है? टेम्परेचर यूज्ड इनटू ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव मशीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑटोक्लेव मशीन में कितना टेम्परेचर इस्तेमाल में लिया जाता है? ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी होता है 110 डिग्री सेल्सियस, सी होता है 121 डिग्री सेल्सियस एंड डी होता है 131 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिएगा बताइएगा क्या टेम्परेचर रहने वाला है। देखिएगा ये जो मशीन है ना, ये बहुत प्यारी मशीन, जिसके इमेज में आपको दिखाता हूं, ये मशीन की बात कर रहे हैं। ये मशीन आज की आधुनिक युग की बहुत बढ़िया मशीनों में से है, जो कि आपके स्टरलाइजेशन का काम कराती है। स्टरलाइजेशन माने कि मुझे बैक्टीरिया को मारना है, मुझे वायरस को मारना है, इन सब को मारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका यूज करना पड़ेगा।
जितना सामान होता है जो यूज का, जैसे कि आपका रबर मटेरियल हुआ, प्लास्टिक मटेरियल हुआ, क्लॉथ हुआ, ये सब इसमें डाल दिए जाते हैं। इसको खोल करके इसके अंदर यहाँ पर जमा दिए जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ इस मशीन का एक फीचर होता है जिसको कहते हैं मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट के जरिए ये सारे बैक्टीरिया वायरस को मार देगा। अब देखो, इसके लिए पूछा गया कितना टेम्परेचर आप लोगे, तो कितना टेम्परेचर लिया जाता है, 121 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेते हैं। कितने डिग्री, 121 डिग्री। एक एग्जाम के अंदर, एक प्रीवियसली एग्जाम के अंदर एक बात पूछी गई कि अगर मैं 121 ना दिया जाए, फ़ारेनहाइट में दे तो कितना होगा, 250 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर लेना है ऑटोक्लेव मशीन का, 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखें, यहां आपको बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, आपने टेम्परेचर लेना है 121 डिग्री का, फ़ारेनहाइट में 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको बोला जाएगा कितना प्रेशर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेशर के ऊपर काम करती है, प्रेशर वाली मशीन है। अब ये प्रेशर जो रखते हैं हम 15 LBS का प्रेशर रखते हैं इंच स्क्वायर के हिसाब से, 15 LBS पर इंच स्क्वायर, ठीक है। 15 LBS का प्रेशर रहेगा इंच स्क्वायर के साथ में। साथियों, यहां दूसरी बात आपसे पूछी जाती है कि टाइम बताइए, कितनी टाइम में ये सफाई कर देती है, सामान को स्टरलाइज कर देती है। टाइम आपको पता होना चाहिए, 15 से 20 मिनट का टाइम लेती है, 15 से 20 मिनट का टाइम लेती है। अब गाइज, यहां पर ये बाकी सबसे क्यों इफेक्टिव रही, क्योंकि टाइम जो था बहुत कम ले रही है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो है एक हाई मॉइस्ट हीट के ऊपर प्रिंसिपल पे काम करती है, जिसमें कि एक हीट ऑफ वेपराइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जो भाप होती है, पानी जब भाप में बदलता है, बहुत एनर्जी लेकर के बदलता है, 518 KCl की एनर्जी, और इतनी एनर्जी में कोई नहीं जिंदा रह सकता, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। चलिएगा, तो हमारा आंसर ऑटोक्लेव के प्रति क्या जाएगा, 121 डिग्री सेल्सियस ना दी जाए तो 250 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जाकर के टिक करना है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है गाइस, इनइफेक्चुअल स्ट्रेनिंग एट स्टूल इज नोन एज। स्टूल का इनइफेक्टिव स्ट्रेनिंग का होना क्या कहलाता है, ए बॉर्बोरिज्म, बी है कॉन्स्टिपेशन, सी होता है स्टीटोरिया एंड डी होता है टेनसमस कहलाएगा। समझिएगा, इनइफेक्चुअल क्या बोला जा रहा है, इनइफेक्चुअल स्ट्रेनिंग एट स्टूल इज नोन एज, मतलब कहते हैं ना एक मरोड़ी चलना, पेट में क्या चलना, मरोड़ी चलना, कि पेट में कुछ इस तरीके से होना, दर्द सा होना, बट स्टूल जो है वो नहीं आ पा रहा है ना। एक हो तो रहा है कि भाई हम वॉशरूम जाएं, बट जा रहे हैं तो कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है। इनइफेक्चुअल स्ट्रेनिंग का होना ये क्या कहता है, बॉर्बोरिग्मी, बी है कॉन्स्टिपेशन, सी स्टीटोरिया एंड डी है टेनसमस। इसको कहते हैं टेनसमस। टिनिस्मस क्या कहते हैं गाइस, टिनिस्मस कहते हैं, जैसे कि इसको हिंदी के अंदर ऐठन भी कहते हैं, ऐठन, ठीक है। ऐठन, पेट में ऐठन हो जाना, उसको टिनिस्मस कहेंगे। आपके सामने बॉर्बोरिग्मी क्या होता है, बॉर्बोरिग्मी का मतलब होता है, जैसे कई बार होता है ना, पेट के अंदर से साउंड आता है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके साउंड आता है। अब वो गुड़गुड़ साउंड जो है ना, जैसे आप सो रहे हो तो करवट ले रहे हो तो एक गुड़गुड़ साउंड आता है, इसको बॉर्बोरिग्मी कहते हैं, बॉर्बोरिग्मिज्म भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, साउंड का, गर्गलिंग साउंड का होना, गर्गलिंग साउंड, गर्गलिंग साउंड का होना। अब वो साउंड आपका गैस की वजह से हो, या फिर वाटर की वजह से हो, या फिर फूड की वजह से हो, इस साउंड को बॉर्बोरिग्मी कहा जाता है, और एक तरह का नॉर्मल साउंड है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ये साउंड आपका बॉर्बोरिग्मी कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है आपका स्टूल जो है वो पास आउट ना हो पाना, एक, ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन का। स्टीटोरिया का मतलब होता है स्टूल के अंदर फैटी स्टूल का होना, फैटी स्टूल, जो स्टूल है वो फैटी हो, स्टीटोरिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, स्टीटोरिया कहा जाएगा। चलें, स्टीटोरिया के बाद अगला क्वेश्चन, एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस्ड इन, एक्वस ह्यूमर जो होगा किस चीज में प्रोड्यूस होता है, ए द सब एरागनॉइड स्पेस ऑफ द मेनिंजेस, बी द लेटरल वेंट्रिकल, सी द कोरोइड एंड डी है द सिलियरी बॉडी।
एक्वस ह्यूमर वो फ्लूइड है जो हमारी आंखों के अंदर भरा होता है। ठीक है गाइस, इसको समझने के लिए इनमें से क्या होगा, इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हमारी आंखें हैं ऐसी, ठीक है, कैसी भाई, ऐसी। मैं आपको एक बना के समझाता हूं। ये हमारी आई बॉल है, समझ जाइएगा। ये आई बॉल 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है इसका। कितना? 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। इस आई बॉल में 3 लेयर होती है, वही 3 लेयर ही सब कुछ है। पहली ऊपर की लेयर जो चढ़ रही है, इस लेयर को कहते हैं ट्यूनिका फाइब्रोसा। फाइब्रोसा, ट्यूनिका फाइब्रोसा कहेंगे। इस ट्यूनिका फाइब्रोसा के अपनी आंखों को 2 पार्ट में बांटना। एक तो दिखने वाला पार्ट जो होता है, इसको एंटीरियर पोल कहना। क्या कहना है? एंटीरियर पोल कहना है। जो पार्ट नहीं दिखता उसको कहते हैं पोस्टीरियर पोल। क्या कहते हैं साथियों? पोस्टीरियर पोल। अब क्या हुआ, पीछे से ये लेयर चढ़ने चालू हुई बॉल की तरह, आई बॉल पे। पीछे जब ये चढ़ रही थी तो आगे जाते जाते पीछे की तरफ तो ये मिल्की थी, दूधिया कलर की थी। आगे गए 5वां 6 पार्ट जो था, 5th by 6 पार्ट जो था वो कवर हुआ, तो ये आपकी ट्रांसपेरेंट हो गई, क्योंकि रोशनी इसके अंदर से जाएगी। पीछे वाली जो मिल्की पार्ट है उसको तो हम कहते हैं स्क्लेरा। आगे वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, ऑपरेशन जब आई डोनेट करते हैं तो कॉर्निया डोनेट करते हैं। ठीक है, पूरी आंखें निकाल के नहीं देते। दूसरी बात, आपकी सेकंड लेयर आती है, वो सेकंड लेयर कुछ इस प्रकार से बनी रहती है। ठीक है, इस प्रकार से बनी रहती है। सेकंड लेयर का नाम आप जानते हैं, जिसको कहते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। नाम से पता लगेगा, फाइब्रोसा फाइबर की बनी हुई है, स्ट्रेचिंग में मदद नहीं करती, आराम से एक शेप बना के रखेगी। वेस्क्यूलोसा वेसल्स की बनी हुई है, तो ब्लड सप्लाई ये वेस्क्यूलोसा फाइब्रोसा को भी देती है और रेटिना को भी देती है। ठीक है, पीछे से यही वाली लेयर, सेकंड वाली लेयर आगे की तरफ बढ़ती है, वहीं 5 by 6 पार्ट कंप्लीट करती है, तब तक इसको कहते हैं कोरोइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कोरोइड। आगे जैसे बढ़ी तो ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं इसको कहते हैं सीलियरी बॉडी कहते हैं, और इसके जस्ट आगे की तरफ तीसरा पार्ट बन जाता है इसी लेयर का, आइरिस कहलाता है। ठीक है, इस सीलियरी बॉडी के चारों तरफ यहां पर ऐसे सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं जो लेंस को पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? लेंस को पकड़ते हैं। तो सेकंड लेयर में सीलियरी बॉडी जो है ये बनी है 2 चीजों से, सीलियरी प्रोसेस और सीलियरी मसल। ठीक है गाइस, सीलियरी प्रोसेस और सीलियरी मसल। ये सीलियरी प्रोसेस जो होता है एक्वस ह्यूमर को निकालता है। क्या निकालता है? एक्वस ह्यूमर को निकालता है। तो कहने की बात यह है कि सीलियरी बॉडी का सीलियरी प्रोसेस ने एक्वस ह्यूमर को निकाला, और ये एक्वस ह्यूमर पूरे के पूरे आपके यहां पर भर जाता है, इस एरिया में पूरे में भर जाएगा। ठीक है, ये एरिया आपको जो देखने को मिल रहा है इसमें पानी भरा रहता है, इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। पीछे वाले को विट्रस ह्यूमर कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। लेंस के आगे का पार्ट, जितना ये लेंस के आगे का पार्ट है, लेंस से कॉर्निया तक का पार्ट, इस पार्ट को, एरिया को कहते हैं एंटीरियर कैविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटीरियर कैविटी। लेंस से पीछे की लेयर जो कि तीसरी लेयर है रेटिना, इस तक के पार्ट को कहते हैं आपका पोस्टीरियर कैविटी। तो सवाल ने हमसे क्या पूछा था? सवाल ने हमसे यह पूछा था कि आपका एक्वस ह्यूमर कौन प्रोड्यूस करता है? सब एराक्नोइड स्पेस इन द मेनिंजेस, दिमाग से, लेटरल वेंट्रिकल दिमाग की, द कोरोइड्स द सिलियरी बॉडी। आंसर सीधा सिंपल आपका जाने वाला है कि वो है द सिलियरी बॉडी, क्योंकि सिलियरी बॉडी का सिलियरी प्रोसेस से ही जाकर के बनता है गाइस। क्लियर है गाइस? ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये डायग्राम भी आप देख लीजिएगा। इस तरीके की आंखें होती है, आंखों के अंदर ये लेंस है, आगे का पार्ट जो आपको ये दिख रहा है भरा हुआ, ये है एक्वस ह्यूमर, पीछे का विट्रस बॉडी विट्रस ह्यूमर कहलाता है, और यहां से ये पार्ट जो है ना इधर से निकलता है और सिक्रीट होकर के यहां आ जाता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन आता है, फ्लूइड इन पोस्टीरियर चेंबर ऑफ द आई इज कॉल्ड। यानी कि यहां बोला जा रहा है फ्लूइड इन द पोस्टीरियर चेंबर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा। ए विट्रस फ्लूइड कहेंगे, बी एक्वस फ्लूइड, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दी
अब यहां देखें पोस्टीरियर चेंबर ऑफ आई में क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये पूरा लेंस से पीछे तक का तो पोस्टीरियर कैविटी कहलाती है, लेंस से आगे तक की कहलाती है एंटीरियर कैविटी कहलाती है। पोस्टीरियर कैविटी, एंटीरियर कैविटी। अब समझना बात को, बोला क्या गया है, पूछा यह गया है पोस्टीरियर चेंबर में क्या होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, लेंस से कॉर्निया तक का जो पार्ट है इसमें क्या होता है, जैसे कि ये लेंस है, आगे की तरफ आपका आइरिस आ गया और इसके आगे की तरफ कॉर्निया आ गया। ये पूरी तो आपका, ये पूरा तो क्या कहला रहा है, इतना इतना एरिया जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट तो आपका पूरा पार्ट कहलाता है एंटीरियर कैविटी। कैविटी यही है। इस एंटीरियर कैविटी में आइरिस से कॉर्निया का डिस्टेंस जो होता है इसको कहते हैं एंटीरियर चेंबर। आइरिस से लेंस तक के बीच का पार्ट जो होता है इसको कहते हैं पोस्टीरियर चेंबर। सवाल ये पूछा गया कौन सा फ्लूइड होगा, तो एक ही तो बात है, यहां पर एक्वस ह्यूमर पाया जाता है। चेंबर के बारे में बोला गया एक्वस ह्यूमर, तो लेंस के आगे एक्वस ह्यूमर रहेगा, चाहे एंटीरियर चेंबर में हो या चाहे पोस्टीरियर चेंबर में हो। लेंस से पीछे की तरफ में आपका विट्रस ह्यूमर रहता है। ठीक है, क्या रहता है साथियों, विट्रस ह्यूमर रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका यहां क्या आंसर आएगा, एक्वस फ्लूइड आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है इनिशियल कलर ऑफ लाइट आर। इनिशियल कलर, लाइट का इनिशियल कलर क्या होता है, ए रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, बी होता है रेड, ब्लू, ग्रीन, सी होता है ब्लैक, व्हाइट, रेड, ब्लू या फिर ग्रीन, एंड डी होता है येलो, ब्लू, रेड, ब्राउन। अब देखो तीसरी लेयर जो है ना हमारी आंखों की, उसको कहते हैं ट्यूनिका नर्वोसा, नर्व की बनी है। रेटिना, पीछे की तरफ रेटिना पर्दा जिसको कहा जाता है, इस पर्दे में 3 तरीके के सेल पाए जाते हैं जिसको कहते हैं आरबीजी। ठीक है, यानी कि आपके जो सेल पाए जा रहे हैं रेटिना में, कॉन सेल्स और रॉड सेल के नाम से जाने जाते हैं। रॉड माने कि रात दिन जो होगा वो बताता है कि रोशनी अंधेरा है। कॉन का सी जो होगा वो कलर को डिनोट करता है कि कलर, आप कलरफुल दुनिया को देख सकते हैं। कलर जो होते हैं, प्राइमरी कलर जो होते हैं, इनिशियल कलर, वो 3 होते हैं जिसको कहते हैं आरबीजी, रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड कलर ब्लू कॉन्स और ग्रीन कॉन्स। रेड कॉन्स जो होंगे लाल कलर दिखाते हैं, ब्लू कॉन्स ब्लू कलर दिखाते हैं और ग्रीन कॉन्स जो होते हैं ग्रीन कलर दिखाते हैं। इन्हीं के मिक्सचर से पूरे कलरफुल दुनिया आप देख सकते हैं। ठीक है, टर्म मेनिंजियोसील मींस, एक टर्म है मेनिंजियोसील, उसका मतलब क्या होता है, ए मेनिंजेस प्रोट्रूड आउट थ्रू द स्पाइनल कैनाल, बी सीएसएफ कलेक्टेड इन अ सिस्ट, सी होता है स्पाइनल कॉर्ड एंड द कॉर्ड मेम्ब्रेन प्रोट्रूड आउट, एंड डी होता है ओनली स्पाइनल कॉर्ड प्रोट्रूड। यानी कि मेनिंजियोसील का मतलब है आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर वर्टिब्रा, उसके अंदर से गैप आ जाता है और वो गैप में से आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी निकलेगी, मेनिंजेस भी निकल जाए। ये स्पाइना बाइफिडा की बीमारी कहलाती है। जैसे कि आप डायग्राम से देखिएगा बच्चे के इस तरीके से निकल रहे हैं, यहां जब गैप है इस गैप के अंदर से स्पाइनल मेम्ब्रेन्स भी निकल सकती है आपकी और स्पाइनल कॉर्ड भी निकल सकती है। जब सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल मेम्ब्रेन निकलती है, मेनिंजेस निकलती है, इसको कहते हैं मेनिंजियोसील। मेनिंजेस के साथ स्पाइनल कॉर्ड निकलती है तो मेनिंजियोमाइलोसील कहलाता है। मेनिंजेस के साथ स्पाइनल कॉर्ड जब निकलती है उसको मेनिंजियोमाइलोसील कहते हैं। तो यहां सवाल में आपसे पूछा गया सिर्फ द टर्म मेनिंजियोसील का मतलब क्या होता है, मेनिंजेस प्रोट्रूड आउट थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, सीएसएफ कलेक्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉर्ड मेम्ब्रेन्स प्रोट्रूड या ओनली स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां याद रखिएगा द मेनिंजेस प्रोट्रूड आउट थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मेनिंजेस जो होती हैं वो प्रोट्रूड आउट हो जाती है, कहां से, स्पाइनल कॉर्ड से प्रोट्रूड आउट हो जाएगी। और जब स्पाइनल कॉर्ड के साथ मेनिंजेस दोनों निकलती है तो इसको कहते हैं मेनिंजियोमाइलोसील, मेनिंजियोमाइलोसील। इसको सिर्फ कहते हैं मेनिंजियोसील कहिए, मेनिंजियोसील। दोनों जो होती है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के फीचर्स होते हैं दोनों, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के एक बिल्कुल उसका पूरा का पूरा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आपने ये बात देखी कि किस तरीके से होता है। और मेरे प्यारे साथियों
ये आज का आपका सेशन जो हमने आज डील किया, क्वेश्चंस लेकर के आया और आप सभी के लिए बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं आपसे आपकी अपनी रेटिना नर्सिंग एकेडमी भोपाल के अंदर। जी हाँ, ऑफलाइन बैचेस है, ऑफलाइन बैचेस के अंदर रेगुलरली आपके ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। मॉर्निंग का भी बैच है और इवनिंग का भी आपका बैच है। तो मिलते हैं आप सभी से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।